अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। क्या अफगानिस्तान में तालिबान की जीत का असर भारत में दिख रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बीते एक महीने से आतंकी गतिविधियां अचानक काफी बढ़ गई हैं। सेना भी अब एक्शन मोड में है, चुन चुनकर आतंकियों का सफाया कर रही है। तो ऐसे में जानना जरूरी है कि कश्मीर की शांति से पाकिस्तान में बैठे इमरान और बाजवा की नींदें उड़ी हुई हैं क्या? आज की अड़ी में हम पूछेंगे कि क्या तालिबान राज की वजह से भारत में आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज हम पाकिस्तान के पाप को डिकोड करेंगे, बताएंगे कि पाकिस्तान का प्लान कैसे उसके लिए अभिशाप बनता जा रहा है। बस कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री G20 में एड्रेस करेंगे तो जाहिर है आतंकवाद का मुंह टूटेगा। और इसे लेकर पाकिस्तान में भय भयंकर है, क्योंकि वो जो बोलेंगे वो तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ होगा ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पानी पानी होने से डरा हुआ है पाकिस्तान, और वो जो पैंतरा खेल रहा है उसी पैंतरे से वो बट जाने वाला भी है। कैसे उसके टुकड़े होंगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए बड़ी खबर। दिल्ली में पकड़े गए आतंकी पर बड़ा खुलासा। ISI ने पाकिस्तानी आतंकी को किया था ट्रेन। कल देर रात पकड़ा गया आतंकी मोहम्मद अशरफ। आतंकवादी को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। फर्जी नाम और पासपोर्ट के साथ 10 साल से भारत में था यह आतंकवादी। AK-47 और हैंड ग्रेनेड के साथ हुआ गिरफ्तार। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस खबर पर पूरी निगाह बनाए हुए हैं और आपको अपडेट देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, ये कितनी बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, और ये अकेला था या पूरा रैकेट है और वो धीरे धीरे अब उसकी बखियां उधड़ेंगी? देखिए दिनेश, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये अकेला नहीं है। ये लगातार कई बड़े नेटवर्क के साथ काम कर रहा था और ISI के बाहर साथ इसके ताल्लुक सीधे तौर पर जोड़ा जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये कश्मीर भी होकर आया, तो ये भी कहा जा सकता है कि खास तौर पर कश्मीर के युवाओं को दिल्ली लाकर उनको रेडिकलाइज करना, ये मॉड्यूल भी हो सकता है। तो ये अभी सिलसिलेवार तरीके से लगातार इसकी जाँच की जा रही है कि आखिरकार इसका इन्वॉल्वमेंट किससे था। ना सिर्फ ये फाइनेंशियल एड पहुंचाता था, एक लिंक के ब्रिज के तौर पर काम करता था। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। या ये सीधे तौर पर कई जगहों में सीधे तौर पर भी कॉन्स्पिरेसीज में इन्वॉल्व था। एक सवाल जो हम उठा रहे हैं जानकारी आज अड़ी में कि क्या ये सब जो सोए हुए कहीं पड़े हुए थे, क्या अचानक इनको पानी मिल गया है? क्या अचानक इनको जिंदगी सी मिल गई है? तालिबान का राज अफगानिस्तान में कायम होने के बाद क्या ये अफगानिस्तान में तालिबान राज का असर है? 10 साल बाद कोई यहां एक्टिव नजर आ रहा है। इस तरह के न जाने कितने ऐसे स्लीपर सेल्स होंगे। अभी ये कहना उचित नहीं होगा कि तालिबान का राज अफ़गानिस्तान में आने के बाद ये गतिविधियां तेज़ हो गई हैं, बिकॉज़ अभी समय बहुत कम है जो भी ये हुआ है। लेकिन इस तरह के स्लीपर सेल्स जो हैं वो अक्सर हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। ISI द्वारा इनको ट्रेन किया जाता है, इनको रखा जाता है, इनकी देखरेख की जाती है। और एक ऐसा सेल अभी ये जो मोहम्मद अशरफ का निकला है, इससे जो भी रिकवरी हुई है वो अलग बात है। लेकिन क्योंकि अब आपने बताया कि 14 दिन की रिमांड है, उसमें बहुत सारे खुलासे होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 10 साल से रह रहा है, कई जगहों पर रह रहा है। कितनी बार पुलिस लोगों को आगाह करती है कि भाई अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो संदिग्ध हो या जिसको आप नहीं जानते हो आपके आसपास रह रहा है, नज़दीक के पुलिस स्टेशन पे खबर दे। लेकिन दुर्भाग्यवश दुख की बात है कि हमारे यहाँ लोग इसकी बिल्कुल सुनवाई नहीं करते। क्या बहुत बड़ी बात कह रहे हैं केस देख लीजिए आप। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि दिल्ली में, गाजियाबाद में वो रहा है। ये कई जगहों पर रह चुका है सर, ये सिर्फ दिल्ली में नहीं, गाजियाबाद में रहा,
शास्त्री पार्क में रहा दिल्ली में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दुर्भाग्य हमारा है इस देश का कि कुछ तत्व ऐसे हैं हमारे बीच में जो जानते हुए भी दो चीज़ें, या तो हमें बिल्कुल नहीं बताते या फिर बिल्कुल चुप रहते हैं। लेकिन वो जान, और ये बड़ी वो हैरानी की बात है कि आप बताएंगे जितने भी इस तरह के सेल्स या इस तरह के टेररिस्ट। कक्कड़ सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। मैं आपसे ये भी समझूंगा अभी जब लौटूंगा आपके पास। सर सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन अभी लौटूंगा तो आपसे ये भी समझना चाहता हूं कि क्या ये माना जाए कि कुछ लोग ये जैसा कहते हैं कि इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, क्या कुछ लोग हार्बर कर रहे हैं इस तरह के लोगों को? ये भी समझने की कोशिश करूंगा मैं आपके पास लौटूंगा तो, लेकिन उससे पहले मैं अपने बाकी मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। मेजर जनरल यश मोर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ इरशाद अहमद खान, नेता हैं PMLN के, वो इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। लेकिन उससे पहले ये अहम खबर आपको दिखा देता हूं। 5 जवानों की शहादत के बाद एक्शन में भारतीय सेना। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन तेज। चौबीस घंटे में सेना ने 6 आतंकियों को चुन चुन कर मारा। अनंतनाग, बांदीपुरा, शोपियां में ऑपरेशन ऑल आउट। नागरिकों की हत्या में शामिल आतंकवादी ढेर। और हमारे साथ यहां चर्चा में पाकिस्तान से एक पत्रकार जुड़े हुए हैं, हामिद अल मशरिकी। उनका भी मैं स्वागत करता हूं। बाकी जैसे जैसे मेरे साथ मेहमान जुड़ते जाएंगे आपका परिचय कराऊंगा। अब जरा एक इन्फॉर्मेशन की तरफ आपको ले चलता हूं, क्योंकि यहां से वो टोन सेट होगी जो इस चर्चा को आगे ले जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। उस बात को ध्यान रखिएगा TR कक्कड़ साहब ने आपसे कुछ देर पहले जो आपसे कही है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, सिर्फ गवर्नमेंट सारा काम अकेले नहीं कर सकते, आपको भी आंख नाक कान बनना पड़ेगा। अब जरा देखिए, ये पाकिस्तान का पाप डिकोड, LOC पर सख्ती, घुसपैठ नाकाम। LOC पर सख्ती की जा रही है, नए आतंकियों की भर्ती पर। उधर आप देखिए क्या हो रहा है। घाटी के युवा मुख्यधारा में लौट रहे हैं, इस बात से तकलीफ है। स्थायी आतंकियों की तादाद में कमी आ गई है, इस बात से बहुत तकलीफ है पाकिस्तान को। पार्ट टाइम आतंकवादियों की भर्ती की जा रही है। मिलिट्री इंटेलिजेंस से इस बात का खुलासा हुआ है। स्लीपर सेल्स के हैंडलर्स को संदेश दिए गए हैं। संदेशों को इंटरसेप्ट करने से यह बात खुली है कि कश्मीर में शामिल हर हमलावर तकरीबन नया है। सुरक्षा बलों के पास पिछला रिकॉर्ड उन लोगों का नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि नए इन्फिल्ट्रेट कराए गए हैं या नए रिक्रूट किए गए हैं और उनको पार्ट टाइम बेसिस पर भर्ती किया गया है। फुल टाइम और उनका पहले का कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए इनको पकड़ने में, इनकी निशानदेही मिलने पर इनके बारे में जो उनके पास रिकॉर्ड है पहले से सुरक्षा एजेंसियों के पास, उससे चेक करके मिलाकर उस तक पहुंचने में फिलहाल परेशानी हो रही है। सिर्फ एक हमले में इन आतंकियों का इस्तेमाल होता है और उसके बाद कहा जाता है आप सन्नाटे में रहो कुछ दिनों तक। युवाओं को मोटी रकम देकर भर्ती किया जाता है और आतंकी संगठन इनसे अपना संबंध एक या दूसरे ऑपरेशन के बाद तोड़ देते हैं। नए आतंकियों की ट्रेसिंग बेहद मुश्किल हो जाती है और इसीलिए ये नई स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। तो भारत में आतंकी हमले बढ़ क्यों रहे हैं? सवाल यह है कि इसकी वजह है कि अगर आप पड़ताल करेंगे तो आपको मिलेगा कि सबसे अहम वजह तो यह है कि उनके हौसले बुलंद हो गए। और हौसले क्यों बुलंद हुए हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई है। उनको लगता है बंदूक के जोर पर एक बार फिर से दुनिया में चीजें होनी शुरू हो गई हैं और हमको तो यही भाषा आती है। दूसरी वजह क्या है? कश्मीर में 41 लाख निवास प्रमाण पत्र देना, इससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसको लगता है कि उसकी जो चाल वो चल रहा है अब तो बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाएगी और इस वजह से वो चाहता है कि बगैर देरी किए वहां वो जितनी गड़बड़ी फैला सकता है फैलाए। तीसरी वजह क्या है? देश भर के 160 पत्रकारों का कश्मीर का दौरा। और ऐसे माहौल में एक ऐसी तस्वीर पेश की जाए जिससे लोगों को वो एजेंडा कहीं होता हुआ, पैडल होता हुआ दिखाई दे जो पाकिस्तान चाहता है। और अक्टूबर के आखिर में गृह मंत्री का कश्मीर दौरा संभव है। उससे पहले वहां जितना मुमकिन हो गड़बड़ियां फैलाई जाएं, ये कोशिश हो सकती है। पांचवी और अहम वजह क्या है? कश्मीर में भारी बर्फबारी की आशंका है। उससे पहले जितनी
इन्फिल्ट्रेशन कराई जा सकती है, करा दो, क्योंकि उसके बाद मौसम का साथ नहीं मिलेगा। आईएसआई का टारगेट अब वो समझने की जरूरत है, आईएसआई चाह क्या रहा है। सिर्फ कश्मीर नहीं, भारत के बड़े शहर जहां जहां त्योहारों में भीड़ जुट सकती है, वहां वहां इस तरीके के हमले करने का, इस तरह के नए रिक्रूटेड लोगों को वन ऑफ ऑपरेशंस के लिए भेजकर वहां हमले करने का उनका इरादा है। भारत के बड़े शहर, त्योहारों में जुटने वाली भीड़ उनके टारगेट पर है, मॉल्स और बाजार उनके टारगेट पर हैं, ट्रेन और बसेस ऐसे 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 जो पब्लिक का कम्यूट करने के लिए जिनको इस्तेमाल करती है, उनको निशाना बनाए जाने के बारे में, पेट्रोल पंप, तेल टैंकर, जहां से उस हमले को बड़ा बनाया जा सके, और धार्मिक स्थल, ये सब के सब आईएसआई के निशाने पर है। साजिश बहुत भयानक है। साजिश किस किस तरह की है? लंच बॉक्स से धमाका, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस का नाम आपने सुना होगा। वो क्रूड बॉम्ब्स जो बनाए जाते हैं, उनको खास तरीके से डेटोनेटर्स के साथ मिला जुलाकर इस तरीके की एक डिवाइस बनाना जो देखने पर एकदम ना लगे कि इसमें तो विस्फोटक हो सकता है, और जैसे ही उसके कांटेक्ट में आपका टारगेट आए उसको आप ब्लो ऑफ कर दें और उससे एक बड़ा धमाका हो जाए। आईईडी ब्लास्ट, गोलीबारी, जहां जिस तरीके का घात लगे वहां उस तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश है आईएसआई के। निशाने पर कौन है? गैर मुस्लिम, खास तौर से, खासकर कश्मीरी पंडित निशाने पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय निकाय में चुने हुए लोग, जिससे यह तय होता है कि वहां जमहूरियत फल फूल रही है, इवॉल्व हो रही है, वहां उनको समस्या है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और अधिकारी जो वहां के लोगों को सुरक्षा देते हैं, बाहरी राज्यों से आए हुए प्रवासी कर्मचारी जिनमें दहशत फैलाकर वहां की डेमोग्राफी को डिस्टर्ब किया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हिंदुस्तान इस डिजाइन से आगाह है। हिंदुस्तान को पता है, लिहाजा आओगे तो जहन्नुम शर्ती आ जाओगे। पता है हिंदुस्तान को ये कास नाला कहां है, ये कांची गैप कहां है, ये स्मगलर गैप कहां है। सैकड़ों की संख्या में इन जगहों से भारत में आने के लिए तैयार हैं आतंकी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में मुस्तैद आतंकी घुसपैठ का इंतजार कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में इनको इससे पहले कि बर्फबारी हो और ये रास्ते बंद हो जाएं, सीमा के इस पार भेज देने की तैयारी है। दिक्कत यह है पाकिस्तान की, हिंदुस्तान को पता है और हिंदुस्तान इस बार प्रोएक्टिव होकर कदम भी उठा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। यशमोर साहब से आपका परिचय करा चुका हूं, और क्या हमारे साथ पाकिस्तान से हमारे दूसरे मेहमान जुड़ गए हैं? नहीं, अभी नहीं। और डॉक्टर सर्वकमल दत्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। खास तौर से हिंदुस्तान इन सब हमलों को, इस मलिशियस डिजाइन को कैसे देख रहा है, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। इरशाद अहमद खान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, PMLN के नेता हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जरा समझ लूं कि हमारे यहाँ की तैयारियां। यशमोर साहब, 16 जगहों पर छापे मारे गए हैं और ये तय है कि ये समझ लिया गया है कि इस बार बदली हुई रणनीति के साथ वो आ रहे हैं। मतलब वहां के ऐसे आतंकी जिनके पहले से शिनाख्त होकर जिनके निशान हैं, उनके अलावा लोगों को भर्ती करो, वन ऑफ हमले करवाओ उनसे, फिर बोलो कि वापस जाकर सो जाओ, हाइबरनेशन में चले जाओ। हम कैसे पकड़ेंगे इनको? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देखो दिनेश, ऐसा है कि हमें आई थिंक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर में और बाहर भी हम इस चीज से आगाह थे कि जब से सीज फायर हुआ है और जब से तालिबान ने दोबारा कैप्चर की है पावर अफगानिस्तान में, हमें पता था कि कुछ ना कुछ ब्लो बैक, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जो है यहाँ पर होगा। और ISI की वैसे भी काफी भद पिटी हुई है, क्योंकि TTP के साथ वहां लड़ रहे हैं ये लोग, और अफगानिस्तान में भी जो है चाहते थे वो हो नहीं पाया अभी तक, किसी ने भी तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया। वो एक फैक्टर है। दूसरा ये फैक्टर है कि हमारी फोर्सेस जो हैं, हमें पता है कि अभी विंटर सेट इन होने वाला, बर्फ पड़नी शुरू हो गई है, तो जो भी वो कोशिश करेंगे किसी को इन्फिल्ट्रेट कराना, किसी बड़े ग्रुप को, जिससे कि ये कोई बड़ा एक्शन कर सके विंटर में, उसके लिए उनकी कार्रवाई पूरी तैयार है। और तीसरी चीज ये है कि बहुत सालों के बाद उन्होंने पीर पंजाल के साउथ में, जो पुंछ राजौरी का इलाका है, जहां पर कि बहुत सालों से अमन चैन था, सूरनकोट का इलाका है, जहां पर बहुत सालों से कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई, ये 5 जो हमारे सैनिक किल्ड इन एक्शन है वहां पे हुआ। तो ये भी उनकी कोशिश है कि उस एरिया को दोबारा से एक्टिवेट किया जाए। तो आई थिंक हमारी फोर्सेस सब तैयार हैं। और ये ऑपरेशन में क्या होता है, कभी कभार हम तो अपर हैंड हमारा रहा है, हमेशा से रहा है पुलिस का,
एसओजी J&K पुलिस की और आर्मी का। लेकिन सर मेरे दिमाग में ये भी आता है, इस तरह के लोग जो 10 साल पहले ये बताया जा रहा है, मसलन ये इस आतंकवादी के बारे में बताया जा रहा है कि 10 साल पहले सिलीगुड़ी के पास से, वो कॉरिडोर के करीब से, बांग्लादेश के रास्ते से आगे जाकर इसको हिंदुस्तान में घुसपैठ कराई गई। यहां आकर इसने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए और यहां आम शहरी की तरह रहने भी लगा, कई जगहों पर जाकर लोगों के साथ मिंगल होकर रहा। क्या हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे हम ये फुल प्रूफ सुनिश्चित कर सकें कि ऐसा कोई घुसपैठिया बाहर से नहीं आ पाएगा? जरा ये भी समझना चाहता हूं केजे सिंह साहब, ये बड़ा लूप होल है क्या? देखिए दिनेश जी, ऐसे है कि 100% हर एक आदमी की सर्विलेंस कर लेना डेमोक्रेसी में काफी हद तक मुश्किल है। हमारे देश में जिस तरह के नियम है, जिस तरह के रूल्स हैं, देखिए आधार के ऊपर ही कितनी कोर्ट के में गए, कितने लोगों ने ये मसला उठाया। तो जरूरी है सिक्योरिटी के लिहाज से कि मॉनिटरिंग की जाए, पर यह बात समझ में नहीं आती है लोगों को। लोग इसको सिर्फ एक नजरिए से देखते हैं और जब तक हमारे देश में हम एक प्रॉपर सिस्टम ऐसा नहीं बना देंगे जिसमें कि इस तरह के लोगों के ऊपर नजर रखी जा सके, और ये जो लोन वुल्फ टेररिज्म जो है या हाइब्रिड टेररिज्म है, उसमें आदमी को ये मौका मिलता है कि वो इंटरनेट के ऊपर रिक्रूट हो जाए या इस तरीके से सिलीगुड़ी कॉरिडोर से आ जाए, अपने आप अपने पैसों से अपने रिसोर्सेज डेवलप कर ले और उसको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है और वो चुने हुए टाइम के ऊपर एक्शन ले ले। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है और इसमें हमारे मैं जानना चाहता हूं कि उसके पास सारे उसके डॉक्यूमेंट्स उसके बन जाना, उसका पासपोर्ट का बन जाना, उसके सारे कार्ड्स जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड्स, वो उसका बन जाना, उसका यहाँ पर हथियारों को यमुना के पास नीचे जाकर उसने छिपाया हुआ था, पानी के नीचे छिपाए हुए थे हथियार। ये इतनी तैयारी और इतना सिस्टम का इस्तेमाल अगर कोई कर लेता है तो फिर हमको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। कक्कड़ साहब, मैं ठीक कह रहा हूं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसकी इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स बन जाना, ऑब्वियसली इसका किसी ना किसी ने साथ अवश्य दिया है। पासपोर्ट बन जाना और गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड्स बन जाना, आधार कार्ड बन जाना और पता नहीं क्या क्या निकलेगा। लेकिन दुर्भाग्य सिर्फ मैं फिर यही कहूँगा, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये लोग जिन्होंने इसकी मदद की पासपोर्ट बनाने में या बाकी डॉक्यूमेंट, ये ज़रूर सामने आएंगे, पकड़े जाएंगे, लेकिन सज़ा इतनी कम है। देखो, ये एक देशद्रोही है जिसने इसकी मदद की है जानते हुए भी कि ये बाहर का आदमी है, टेररिस्ट है, उसका मदद की है डॉक्यूमेंट्स बनाने, वो भी एक देशद्रोही है। लेकिन उसकी एक तो प्रोसेस इतना लंबा है कोर्ट्स में और फिर उसकी सज़ा इतनी कम है अल्टीमेटली। मतलब हमें अपने जो आज समय आ गया है कि हमें अपने जितने भी नियम हैं जो सुरक्षा को रखने के लिए हैं, अपने देश को सुरक्षित करने के लिए हैं, उनको चेंज करना पड़ेगा और उनमें जो एविडेंस का प्रोसीजर है ये है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ये तो आमूल चूल परिवर्तन करने वाली बात है। ये तो उस किताब से हमको शुरू करना पड़ेगा जिसको हम सबसे सैक्रोसेंट मानते हैं। आप सर्वकमल दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर सर्वकमल दत्ता, राइट विंग थिंक टैंक के तौर पर भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि अगर अब नहीं तो कब डॉक्टर सर्वकमल दत्ता इस तरह के लूप होल्स को अगर अब प्लग नहीं किया गया तो कब प्लग किया जाएगा? बेशक अब अगर प्लग नहीं किया गया तो कभी प्लग नहीं होगा। माँ कालरात्रि को नमन करते हुए अपनी बात रखता हूँ क्योंकि नवरात्रि का त्योहार है। मैं समझता हूँ कि अब अंतिम लड़ाई की समय आ गई है। महिषासुर मर्दिनी की लड़ाई रक्तबीज के साथ और महिषासुर के साथ। ये सड़क पार जितने सारे महिषासुर और रक्तबीज बैठे हुए हैं, इनको अंतिम जगह दिखाने की समय आ गया है। नरक का स्थान दिखाना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया है तालिबान के टेक ओवर के बाद, पर वो भूल गया है कि हमारे देश के फौज और हमारे देश के फौजी सब के सब मां भगवती और शिव जी के पद चिन्हों पे चलते हैं। इसके बारे में आप क्या देखते हैं डॉक्टर सर्वकमल दत्ता? ये जो इस तरीके के लूप होल्स हैं, खासतौर से
हमारा वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर जिसको लेकर हम लोग हमेशा चिंतित रहे हैं, वहां से इसकी घुसपैठ, वहां बांग्लादेश के जरिए इसको घुसेड़ा गया। अक्सर हम ये देखते हैं कई दुर्दांत आतंकवादियों के मामले में हमने ये देखा है कि उनका रूट अक्सर यही होता है, वो बांग्लादेश के जरिए इधर आना उनका आसान उनको लगता है। ऐसा क्यों है? और फिर इस बारे में वो जो पॉलिटिकल ब्लेम गेम होते हैं वो तो हमने देखे हैं, लेकिन इसके लिए वंस एंड फॉर ऑल इलाज क्या है? वंस एंड फॉर ऑल इलाज यही है कि हमें सिडिशन की कानून को और मजबूत करने की आवश्यकता है, उस पे और बहुत ज्यादा संशोधन करने की जरूरत है। मैं कक्कर साहब के बात से बिल्कुल 100% सहमत हूं कि जो लोग ऐसे लोगों का मदद करते हैं, चाहे वो आपके पासपोर्ट ऑफिस पे हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पे हो, या फिर आपके बॉर्डर पे तमाम जितने सारे पॉलिटिकल एजेंट्स जो बैठे हुए हैं, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो दूसरे प्रांत पे हो, उनके ऊपर भी देशद्रोह का कानून उतना ही सख्ती से लगना चाहिए जैसे कि एक आतंकवादियों के ऊपर लगता है। ये आपने डॉक्टर दत्ता, लेकिन आपका भी एक्सपीरियंस होगा कि चुनावों के वक्त हम इस तरह की बातें सुनते तो हैं, ये भी सुनते हैं कि देखिए इन लोगों ने इतने लोगों का कार्ड बनवा दिया, ये कर दिया, इतने घुसपैठिए आ गए, लेकिन उसके बाद ये मुद्दे कहां जाते हैं? कितने लोगों पर कार्रवाई होती है? कितने लोगों को धरा जाता है? कितने लोगों को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाकर उनके ऊपर कार्रवाई होती है? ये भी जरा सोचने की बात है। लेकिन मैं अब जरा इसको लेकर पाकिस्तान जाना चाहता हूं। हमारे साथ हामिद खान जुड़े हुए हैं। उनके पास जाने से पहले अहम खबर बता दूं आपको, पाकिस्तान की बहुत बड़ी प्लानिंग का पर्दाफाश हुआ है। मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसियों को लगी बड़ी खबर, पाकिस्तान से भेजे गए संदेश को किया गया इंटरसेप्ट, घाटी में बैठे हैंडलर्स को भेजे गए संदेश डिकोड किए गए, पार्ट टाइम आतंकियों की भर्ती कर रहे हैं आतंकी संगठन। एक और बड़ा खुलासा आगे मैं करने वाला हूं आड़ी में, जिसमें आपको यह पता चलेगा कि सीमा पार ऐसा क्या हो रहा है, जिसने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है पाकिस्तान की कथनी और करनी के फर्क के संदर्भ में। लेकिन उधर मैं आपको ले जाऊं उससे पहले जरा ये पाकिस्तान का खतरनाक प्लान देख लीजिए। ये पाकिस्तान का वो प्लान है जो उसके लगातार मुस्तकिल चले आ रहे प्लानों की सिलसिले में अगली कड़ी है। प्लानिंग कहां हो रही है पहले वो देखिए आप। पब्बी में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ ये प्लानिंग हो रहा है। किसके साथ, किस के ट्रेनिंग कैंप है वहां? जैश का ट्रेनिंग कैंप है, लश्कर का ट्रेनिंग कैंप है, हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप है, और अब इनमें से कई तो अपने नाम बदल रहे हैं, इसलिए ट्रेनिंग कैंप्स भी अब कई दूसरे नामों से पहचाने जाएंगे। कितने फिदाइन हैं यहां? 500 फिदाइन यहां तैयार किए गए हैं और ये पूरे तरह इधर भेजने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आतंकियों की उम्र 14 से 17 साल, सबसे वल्नरेबल, जिसमें ब्रेन वॉश बहुत आसानी से किया जा सकता है, जो चाहे उनके दिमाग में फिट किया जा सकता है। और मैंने वो आपको अड़ी में ही एक दिन दिखाया था किस तरीके से उनको हूर बताई जाती हैं और शराब की नदियों से उनका वास्ता होने वाला है जैसे ही वो जन्नत पाएंगे इस तरह के कारनामों का अंजाम देने के बाद। आतंकियों का टारगेट कौन है? जम्मू कश्मीर में बड़ा हमला करना, ये उनका टारगेट। मॉनिटर कौन कर रहा है? इमरान बाजवा, ISI चीफ। ये जल्द आ सकते हैं पब्बी, और ये पुख्ता खबर है। कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं? 2500 सिम कार्ड यहां एक्टिव हैं। कितने दिनों में एक्टिव हुए हैं? बीते 15 दिनों में ये सिम कार्ड यहां एक्टिव हुए हैं। और ये कहां के सिम कार्ड हैं? ये अफगानिस्तान के सिम कार्ड हैं। कौन कर रहा है इनका इस्तेमाल? ISI ऑफिसर्स, जैश, लश्कर के आतंकी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में नया क्या है? ISI की साइबर यूनिट एस्टैब्लिश की गई है यहां। साइबर यूनिट में कौन है? 200 लोग, पूरी टीम बनाई गई है। साइबर यूनिट का एजेंडा क्या है? भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर, यह है उसका एजेंडा। सुमित हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी आपको देंगे। 15 दिनों के भीतर सिम कार्ड का एक्टिव होना, अफगानिस्तान के सिम कार्ड, और क्या इस बारे में यह जानने के लिए कि तालिबान के आने के बाद माहौल किस तरीके से बदला है। सुमित, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देखिए दिनेश, इसके दो बड़े एस्पेक्ट हैं। अगर आप मोटे तौर पर देखिए, ये भी कहा जाता है कि जो मलेशिया आर्मी थी या फिर लगातार तालिबान को सपोर्ट करने के लिए ISI और अलकायदा के लोग थे, वो उनको डाइवर्ट किया गया। और इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जानबूझकर अफगानिस्तान के सिम कार्ड्स या फिर इसलिए दिए गए हैं ताकि अगर शक हो तो ये कहा जाए कि देखिए हम नहीं, लगातार तालिबान के या फिर जो वहाँ पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी ISIS खुरासान, वो यहाँ पर काम करना शुरू करिए और उसी ने ये अटैक किया है। तो ये एक
सेफ शेल बनाने की कोशिश की जाती है, सेफ शील्ड बनाने की कोशिश की जाती है पाकिस्तान की तरफ से, और ये दिखाने की कोशिश की जाएगी, देखिए FATF के सामने भी देखिए जो ये आतंकी समूह है ये अफगानिस्तान के बॉर्डर्स इलाकों में है, पाकिस्तान की सरजमी पर ये काम नहीं करते। तो ये कहीं ना कहीं एक परसेप्शन पाकिस्तान बनाना चाहता है कि POK में खुद पाकिस्तान जो है आतंकवादी गतिविधियों से जूझ रहा है। रिएक्शन लेते हैं हामिद साहब, आप तो ये भी कहते रहे हैं कि हम खुद आतंकवाद के सताए हुए हैं, अपनी धरती का इस्तेमाल होने से तो रोकिए। दिनेश थैंक यू वेरी मच। अब मुझे 2 मिनट जरूर दीजिएगा प्लीज। बात ये है कि आप जब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करते हैं, दिल्ली में ये जो कुछ कर रहे हैं, आप इससे वहां के 22 करोड़ मुसलमानों को जिस तरह खौफ में मुब्तला करना चाहते हैं, जो उनके साथ आप ज्यादती और आइसोलेशन कर रहे हैं, आप आइंदा आने वाले दिनों में मुसलमानों को वहां इंतहाई गैर महफूज कर रहे हैं। बारे में भी बात किया गया। आप सुन लें अगली बात वहां पे भी हैं। अच्छा जी मैं वहां की मुसलमान पिक एंड चूज मत किया कीजिए। मैं वहां की इस्लाम को मानने वाला, कलमा पढ़ने वाला, 5 बार नमाज करने वाला, अभी जहां का सुनिए तो वो सब मुसलमान है। वहां की बात कर लें या मुझे बुलाए ना, या वहां नहीं मैं मेरी बात नहीं तो आप ऐसे नहीं करेंगे ना। हाँ मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ क्या, अभी मैं सिंध की बात कर रहा हूँ क्या, आगे करूँ क्या? मैं आपसे कश्मीर की बात करूँ। चलिए आज मैं आपकी तर्ज पर आपको आईना दिखाऊंगा थोड़ी देर में, आप बोल लीजिए जो आपको बोलना है, बोलिए। मैं दूसरी बात यह है कि कश्मीर के अंदर आप ये जो शोपियां, बारामुल्ला और पुंछ सेक्टर में जो जेनोसाइड करना चाह रहे हैं, इससे आपको मिलेगा कुछ नहीं। मोदी जी और उनकी फौज जो वॉर क्राइम्स कर रही है, उसका आपको एक दिन जवाब देना पड़ेगा। आप अगर समझते हैं कि 7 लाख या 10 लाख सेना बिठाकर आप कश्मीरियों पर इस तरह हुकूमत कर लेंगे, तो ये अब आपका ड्रीम है। अब कश्मीरी नौजवान खुद अपनी आजादी के लिए आगे बढ़ रहा है, खुद अपनी आजादी चाहता है। आखिरी हामिद और 30 सेकंड, आपने 2 मिनट बोला और 30 सेकंड। आप ISI के ऊपर जो मर्जी इल्जाम लगाते रहें, आप अपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के जरिए आप ये नहीं कर सकते कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें और उसको पाकिस्तान पे इल्जाम दे दें। फॉल्स फ्लैग हामिद, आपके बारे में आपको याद होगा पहली बार जब आपसे मैं मुखातिब हुआ था, तब मैंने आपके बारे में पढ़ाई की थी और जाना था कि आपने क्या क्या, आप खुद ने क्या तरबियत हासिल की है, क्या पढ़ाई की है। कहीं भी लिखा हुआ नहीं था कि आप नशा करते हैं, अफीम लेते हैं, ऐसा कुछ है। आजकल वहां से आने वाली अफीम क्या सीधे आपके पास पहुंच रही है क्या? ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। इरशाद अहमद खान साहब के पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले डॉक्टर सर्वकमल दत्ता आपकी बात पर कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर दत्ता, मुझे तो हंसी आती है और मुझे तरस आता है। भूखे नंगे कंगाल देश दुनिया में कटोरा लेके भीख मांगते हो आतंकवादियों को एक तरह से शहादत देने के लिए और आतंकवादियों को मदद पहुंचाने के लिए। नहीं, ये बात बुरी लग रही होगी डॉक्टर सर्वकमल दत्ता की, क्योंकि इस अंदाज में कही गई है। लेकिन ये बात बताइए, आपके यहाँ के मंत्री कहते हैं कि भाई रोटी कम खाओ, अब शक्कर कम डालो, चीनी कम डालो चाय में। आपके यहाँ पर रोटी के चीनी के लाले हैं और आप दूसरे देशों के खिलाफ साजिश से बाज नहीं आ रहे हैं। इरशाद अहमद खान साहब, ये है नया पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं बात ये करता हूं कि जिस तरह बदतमीजी के साथ ये साहब बोल रहे थे अभी, मेरा ख्याल है कि ऐसे बोलना नहीं चाहिए। हम तो इज्जत से पेश आते हैं आप लोगों के साथ और कभी बदतमीजी नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग आदत से मजबूर हैं कि आप जब भी बोलते हैं एक बात बताएं, ये बात ठीक है, इसीलिए मैंने सर्वकमल दत्ता साहब को रोका, आपने ध्यान दिया होगा। लेकिन एक बात बताऊं, पेशे खिदमत है ये AK-47 जिससे मैं आपको हलाक करूंगा। इसमें मैं सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा हूं, लेकिन करूंगा क्या? मार डालूंगा। हो सकता है वो जिस अंदाज में कह रहे हैं वो आपको पसंद नहीं आ रहा हो, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो तो सच्चाई कह रहे हैं। इरशाद अहमद खान साहब, कह रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए कि कब हमने आपसे कोई चीज मांगी, आपको दिया ही होगा। अरे मुझे ये बताइए कि ये नया पाकिस्तान है क्या? आपको इज्जत के साथ इज्जत का मकाम देते हैं कि आप अच्छे पड़ोसी बन जाओ हमारे, हम आपको बहुत सारे आपको मैसेज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से खास तौर से मैं इसलिए बुलाया मैंने आपको, मैं ये समझूं कि ऐसे ही पाकिस्तान का तस्वुर आपका भी है क्या इरशाद साहब? बात नहीं आ रहे हैं आप लोग। मैं ये कह रहा हूं कि आप आदत से बाज आ जाइए। अरे इरशाद साहब, मेरा सीधा सवाल है, यही वाला नया पाकिस्तान है जिसका तस्वुर आपने भी किया था? मैं कह रहा हूँ ये पाकिस्तान मेरा प्यारा पाकिस्तान है, ये कलमे की बुनियाद पे बना और ये इतना प्यारा पाकिस्तान है, ये पूरी दुनिया को दिखाएगा कि मैं कैसा पाकिस्तान हूँ। कुछ नहीं हुआ हमारे पाकिस्तान। क्या बाकी रह गया है FATF से लेकर? नहीं मतलब क्या और कौन से रंग दिखाने बाकी हैं अभी? आपके लोगों के पास कौन सी इज्जत रह गई कि आपका प्रधानमंत्री मंशियात फरोश है?
उसकी मंशियात पकड़ी गई? आप मुझे बताइए, हमारा प्रधानमंत्री कभी मंशियात बेचते हुए नहीं पकड़ा गया। अरे ये बताइए कि फोन क्यों नहीं आ रहा है आपके प्रधानमंत्री को? इतने महान है तो उनको क्यों कहना पड़ रहा है सब जगह पे मेरे पास अमेरिका से फोन नहीं आ रहा है? लेकिन बातों को यहाँ और न ले जाएं और सुनिए, व्यक्तिगत हमले मत कीजिए। मैं आपसे सीधे एक सेकंड, फिर सर्वकमल दत्ता साहब को मैं छोड़ दूंगा, फिर उनको मैंने रोका हुआ है, फिर मैं उनको बोल दूंगा कि आपसे बातें करें, ये गलत बात है। इरशाद अहमद साहब, उनको मैंने रोका, आप वही कर रहे हैं जो आपको बुरा लग रहा था उनका करना। लेकिन मैं इसको लेकर मेजर जनरल यशमोर साहब के पास जाता हूं। यशमोर सर, ये जो बात कही जा रही है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जरा समझाइए तो जरा, ये क्या खाम ख्याली है इनकी? दिनेश, मुझे बहुत अफसोस है कि आप बुलाते हो कह के कि पत्रकार हैं या नेता है, लेकिन भाषा ऐसी इस्तेमाल करते हैं, बातें वही घिसी पिटी थकी हुई बातें जो कोई आईएसआई वाला या पाकिस्तान आर्मी जिनके साथ मैंने नौकरी करी वो करे तो मैं मान लूं कि चलो इनका दिमाग खराब है। लेकिन एक पत्रकार और एक नवाज शरीफ की पार्टी के नेता अगर वही घिसी पिटी बातें करे तो मैं समझ सकता हूं कि मेंटली ये करप्ट हो चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। सर, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का क्या जिक्र कर रहे हैं? ये बहुत अफसोस है, इस तरह की बातें एक जर्नलिस्ट अगर करे तो ये बहुत ही बेबुनियाद बातें हैं। जो हिंदुस्तान में मुसलमान की इज्जत है ना, ये पूरी दुनिया में ऐसी इज्जत नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान अलग है। आप तो ये फैसला ही नहीं कर पाए हो कि मुस्लिम कौन है। आप इस्लाम के नाम पे देश बनाए, आप ये नहीं फैसला कर पाए हो कि मुसलमान कौन है। आपके देश में जो गुर्बत है, जो आपके देश में मारामारी है, जो आपके देश में सिंध में जाके देखो, कराची में देखो, बलूचिस्तान में देखो, आपके देश जैसी हालात दुनिया में कहीं। सर, ये बता दूं क्या थोड़ा और विस्तार दे देता हूं, आपकी ही बातों को विस्तार दे देता हूं। यशमोर सर, आपकी आज्ञा से थोड़ा विस्तार दे देते, इन्होंने भी जिक्र किया था ना, थोड़ा सा आईना दिखाता हूं। पाकिस्तान के लिए आज की सबसे बुरी खबर सुन लीजिए। टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर खड़ा पाकिस्तान। पाकिस्तान में आजादी की मांग को लेकर आंदोलन तेज। बलूचिस्तान, पंजाब और सिंधु देश के अलग होने की मांग तेज। बढ़ते आंदोलन से इमरान बाजवा की सरकार में दहशत। दूसरों के मामलों में दखल देने वालों को अपने घर की परवाह नहीं। नतीजा 1971 में भुगता, बांग्लादेश अलग हुआ और अब कई और टुकड़े होने वाले हैं। जरा देख लीजिए इसको नटशेल में, इस इंफॉर्मेशन को और अच्छे से समझ लीजिए। जरा यहां पर देखिए, क्योंकि देखी हुई बात दिमाग में ज्यादा दिनों तक रहती है। भारत में नारे लगवाने वाले के साथ वो होने वाला है जो कुछ लोगों से भारत में उसने नारे लगवाए थे। कैसे टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान, जरा वो देख लीजिए। बुरा लग रहा होगा सुनने में, लेकिन चेत जाइएगा। अगर हामिद साहब अभी भी वक्त है, चेत जाइएगा तो शायद कुछ कर लीजिएगा। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यहां पर आप देख रहे हैं, भारत का हिस्सा। अब उनके सूबों पर आइए। पंजाब ये चाहता है कि हमको स्वतंत्र देश बना दो, उनका एक राज्य है। सिंधु देश बनने के बारे में सिंधु कह रहा है कि हमको अलग कर दो भाई साहब, इतने अत्याचार हम नहीं सह सकते। बलूचिस्तान, बलोचों पर हमले, आए दिन बलूचियों को मारना, यह आपसे छिपा हुआ नहीं है। और आखिर वही कह रहे थे यशमोर साहब कि फैसला तो कर लो कि मुसलमान कौन है। तुमको तो मुसलमान भी मारने के लायक दिखता है और जब उससे चुक जाते हो तो दूसरों पर आ जाते हो। यहां पर अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह तय कर लिया गया है। नए देश के लिए पाकिस्तान में आंदोलन शुरू हो गए हैं। विदेशों से पाकिस्तान के टुकड़े करने की मांग उठने लगी है। कनाडा, यूएस, यूएई में जबरदस्त आंदोलन होने लगे हैं। वो लोग जो यहां से अपनी सरजमीन को छोड़कर वहां जाकर रह रहे हैं, जो यहीं पैदा हुए, जिनके पुरखे यहीं पर रहे लेकिन उनको बाहर रहना पड़ रहा है, वो वहां से उस आंदोलन को हवा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हिस्से अलग होंगे। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान को अलग करने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। ये हिस्से हैं वो जो अब अलग होने वाले। ये कह रहे हैं कि वही भेदभाव हुआ, हमको समझा ही नहीं गया कभी अपना। और यही कह रहे हैं यशमोर साहब कि आपने इसी आधार पर तो बनाया था ना दूसरा देश, कि दीज आर, ये दो अलग अलग कौमें हैं जो एक साथ नहीं रह सकती, तो एक कौम के लोग तो वहां रह लेते आराम से। इसीलिए यशमोर साहब इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान अलग है। अफगानिस्तान, ईरान, ये आप देख रहे हैं इधर अफगानिस्तान में अब जिनका राज है वो तो ये कह रहे हैं कि हम डूरंड लाइन नहीं मानते, तो पाकिस्तान कब तक वजूद में है वो भी आप देख लीजिएगा। सिंधु देश, बलूचिस्तान का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठे, ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से जिन्होंने यहां संगठन बनाया हुआ है। ये एक्चुअली सिंधु मुत्ताहिद महाज, ये एक संगठन है जो कह रहा है कि भारत को हमारा साथ देना चाहिए।
भारत ने हमेशा यह तय किया है कि वो दूसरों के मामले में दखल नहीं देगा, बावजूद इसके कि वो दूसरे मुल्कों से घाव सहता आया है, लेकिन अब तक इस संकल्प पर कायम है। लेकिन अगर हिंदुस्तान ने हवा दी तो क्या होगा पाकिस्तान का? भारत सिंधु देश और बलूचिस्तान के लोगों की मदद हो, आवाज बुलंद करिए, लगातार कहा जा रहा है वहां के लोगों की तरफ से। भारत की मांग सुनने के बाद अमेरिका एक्शन लेगा, ये उन लोगों को उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन बलोच सिंध में अत्याचार बंद कराए। ह्यूमन राइट्स वाले यहां क्यों नहीं देखते? कश्मीर को लेकर बड़ी रट लगाई जाती है, बलोच और सिंधी लोगों से निष्पक्ष वोट कराए, हो यहां पर प्लेबिसाइट और यह तय किया जाए कि ये हिस्से किसके साथ जाना चाह रहे हैं। सुमित, ये इसमें कितनी देर है ये होने में? देखिए दिनेश, मोटे तौर पर देखा जाए आपने सारी बता दिए, लेकिन एक और एस्पेक्ट इसका यह है कि इन सारे एरियाज को सीधे तौर पर अब चीन भी कैप्चर कर रहा है। भले ही अपने इनडायरेक्ट वे के अंदर उसने लगातार इनको सिक्योर करने के नाम पर, चाहे ग्वादर हो या दूसरे इलाके हो, सीपेक के नाम पर अपने हाथों में ले लिया है। लेकिन यह भी देखा जाए कि एक बड़ा एरिया पाकिस्तान का ऐसा भी है जो अब सीधे तौर पर चीन के हाथों में है, और यही वजह है कि वहां के जो लोकल मतलब ये सीधे सीधे सिंह सर के पास में जाना चाहता हूं। सिंह सर, मतलब यहां वेस्ट इंडिया कंपनी पहले से तैयार है। केजे सिंह सर, आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कीजिए सर। अब मुझे आ रही है जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है सर। देखिए, पाकिस्तान की तो फॉल्ट लाइंस इतनी है कि उनको डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता। वो अपने ही मजहब में शिया लोगों का नरसंहार कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले कुंडूज के अंदर एक मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हुआ और 100 से ज्यादा लोग मारे गए। तो जिस देश में आप यही नहीं फैसला कर पाते कि शिया मुसलमान है कि नहीं है, और अहमदियाओं को आप मार रहे हैं, माइनॉरिटीज के साथ आप इस तरीके से पेश आ रहे हैं, आपके मुल्क के अंदर लोग अलग अलग सूबे आजादी चाहते हैं। अब जरा ये जो बातें आपने ये कही हैं, क्या इनमें से किसी भी बात को इरशाद साहब झुटला सकते हैं? इरशाद साहब, एक चीज और कहना चाहता था दिनेश में। अच्छा, इनकी बात पूरी हो जाए इरशाद साहब, इनकी बात पूरी हो जाए, मैं आता हूं, बस बात पूरी होने वाली। आप अपने मुल्क को कॉलोनाइज करा रहे हैं, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वैसे चाइना पाकिस्तान को इकोनॉमिकली कॉलोनाइज करता जा रहा है। राइट, वही तो मैं कह रहा था सर, वही इशारा था मेरा कि चीन ने इसके लिए वेस्ट इंडिया कंपनी बना दी है शायद। अब जरा जवाब ले लेते हैं सर, मेरे पास टाइम कम है, जरा जवाब ले लेते हैं सर, कहिए अपनी बात। मुझे कह रहे हैं आप? जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपका ये जो ख्वाब, अंधे का ख्वाब देखते हैं ना आप लोग, ये बड़ा हमारा कोई ख्वाब नहीं है सर। हमको ये ख्वाब लेने होते ना तो आपको जमीन ही नहीं देते 47 नहीं, हमको ये ख्वाब नहीं ले रहे, आपकी हकीकत बयान कर रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। मैं चुप करके सुनता रहा, मैं अब आपको आईना दिखाने जा रहा हूँ। आप ये देखिए कि सिख खालिस्तान बनाने जा रहे हैं हिंदुस्तान में। आप बात करते हैं पाकिस्तान की, हिंदुस्तान में मुसलमान अलहदा होने जा रहे हैं आपसे दूसरे मसलिक जितने भी मज़ाहिब हैं वो आपसे अलहदा हो रहे हैं। आप हिंदू देश बनाना चाह रहे हैं, आपके मुल्क में मुसीबत आने वाली है। टुकड़े टुकड़े हिंदुस्तान ये कौन सा आईना लेकर आए हैं आप? इसमें आर पार दिख रहा है, आप ही नजर आ रहे हैं उधर। सर्वकमल दत्ता इसमें जवाब देंगे आपको। डॉक्टर दत्ता, ये जितनी भी सोच है आपकी, सुन लीजिए डॉक्टर दत्ता से जवाब। मैं आपको दिनेश, मैं पाकिस्तान के जो दो बैठे हुए हैं उनसे 2-3 सवाल पूछता हूँ। अरे, आपने मुसलमानों की एथनिक क्लेंजिंग की बात की है हिंदुस्तान में, बलूचिस्तान में बलोचों का एथनिक क्लेंजिंग किसने करवाया? सिंधियों का एथनिक क्लेंजिंग किसने करवाया? खैबर पख्तून में एथनिक क्लेंजिंग कौन करवा रहा है? पाक एनस्लेव्ड कश्मीर में एथनिक क्लेंजिंग कौन करवा रहा है? ख्वाब देखना बंद करो। अब अंतिम लड़ाई होगी बलूचिस्तान की, अंतिम लड़ाई होगी सिंध देश की, अंतिम लड़ाई होगी पाक एनस्लेव्ड कश्मीर और शुक्रिया करता हूं मैं आप सबका। आप लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट दी है और ये तो हमको बताई है कि हमको कितना सावधान और सतर्क रहना है। टीआर कक्कड़ साहब ने जहां से बात शुरू की थी वहीं पर मैं इसको समाप्त करना चाहता हूं। हम सबको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर तालिबान के अफगानिस्तान में राज में आने के बाद आतंकियों के मंसूबे, उनके हौसले बढ़े हैं, तो हमको अपनी सतर्कता को और ज्यादा बढ़ाना है। सरकार के, प्रशासन के आंख नाक कान बंद कर देना है और इनको वक्त रहते रोकना है। आज अड़ी में इतना ही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।